उत्प्रेरण के सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कैटलिसिस में दो थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है। पहला है एडजॉर्प्शन थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिशोषण सिद्धांत। और दूसरा है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अब अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन ये जो दोनों थ्योरी हैं ये कहती हैं कि उत्प्रेरक भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भाई हम लोग तो यही ना पढ़े जो उत्प्रेरक की परिभाषा, दोज एक्सटर्नल सब्सटेंस विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस ओनली दे एंटर द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे वायु पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते वरन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की परिभाषा हम लोग यही पढ़े थे कि ये ऐसे वाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन ये जो दोनों थ्योरी है वो ये कहती है कि नहीं, उत्प्रेरक भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब इसमें पहला है अधिशोषण सिद्धांत। ये अधिशोषण सिद्धांत क्या कहता है? ये उत्प्रेरक का हम पृष्ठ मान लिए। सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि अभिक्रिया से पहले जो है जो अभिकारक के अणु होते हैं, जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो बिखरे रहते हैं, वो स्कैटर्ड रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। माने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक के अणु होते हैं, माने जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, वो पहले क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है ज़्यादा रहता है। एक यहाँ है तो एक वहाँ रहते हैं, एक वहाँ रहते हैं, एक वहाँ रहते हैं। इस तरह से वो जो है बिखरे रहते हैं। अभिकारक के अणु तो बिखरे हैं, लेकिन उत्प्रेरक क्या करते हैं? उनको बुलाते हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। किसको? अभिकारक के अणुओं को। अभिकारक के अणुओं को उत्प्रेरक अपने पृष्ठ पर एकत्रित करते हैं। इनका काम यही है। किसका काम? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट माने जिसको हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक इन बिखरे हुए अभिकारक के अणुओं को अपने पृष्ठ पर जो है एकत्रित करते हैं। मान लेते हैं ये कैटलिस्ट का सरफेस है, पृष्ठ है। इसी पृष्ठ पर इन बिखरे हुए रिएक्टिंग पार्टिकल्स को, जो कि स्कैटर्ड हैं, इधर उधर जो है घूम रहे हैं, इनको जो है अपने पृष्ठ पर एकत्रित करते हैं, जिसके कारण जो है इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये जो है स्कैटर्ड रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, ये बिखरे हुए अभिकारक के अणु हैं। उत्प्रेरक बिखरे हुए अभिकारक के अणु को अपने पृष्ठ पर जो है एकत्रित करते हैं, जिसके कारण जो है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण जो है इस पृष्ठ का सांद्रता भी जो है बढ़ जाती है, और सांद्रता बढ़ने के कारण जो है अभिक्रिया की दर भी जो है तीव्र हो जाती है और वो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसा जो है अधिशोषण सिद्धांत कहते हैं। माने अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त जो है उत्प्रेरक अभिक्रिया के पूर्व, माने अभिक्रिया से पहले जो है जो अभिकारक के अणु एक दूसरे से काफी दूर दूर बिखरे हुए हैं, उनको जो है अपनी पृष्ठ पर एकत्रित करते हैं, जिसके कारण जो है इस पृष्ठ पर
उपस्थित अभिकारक के अणुओं का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, फलस्वरूप उस पृष्ठ की सांद्रता भी बढ़ जाती है और वो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से अभिशोषण सिद्धांत जो है की व्याख्या हम लोग करते हैं। अभी हम लोग देखें कि उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है वो विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि की व्याख्या करते हैं। माने अधिशोषण सिद्धांत में हम लोग ये सीखे कि अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणु होते हैं वो पहले एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। उत्प्रेरक इन बिखरे हुए अभिकारक के अणुओं को अपनी पृष्ठ पर एकत्रित करते हैं, जिसके कारण जो है एकांक आयतन में उपस्थित अभिकारक के जो अणुओं की संख्या होती है वो बढ़ जाती है, फलस्वरूप उस पृष्ठ की सांद्रता भी बढ़ जाती है और वो रासायनिक अभिक्रिया तब जाकर के संपन्न होती है। अब जो दूसरा है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत जो है ये समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करते हैं। माने पहला जो है आपका था वो विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि की व्याख्या करते हैं और ये जो है समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि की व्याख्या करते हैं। और इसके अनुसार क्या है, मान लिए किसी भी अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं ए और बी। ए और बी ये दो अभिकारक हैं और किसी उत्प्रेरक सी की उपस्थिति में ये कोई यौगिक बनाते हैं। ये अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है और ये कैटलिस्ट है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन थ्योरी है वो ये कहती है कि किसी भी अभिक्रिया में जो कैटलिस्ट होते हैं वो भी भाग लेते हैं। सबसे पहले ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी एक अभिकारक के अणु के साथ पहले संयुक्त होते हैं। इसकी जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह से होती है। ए पहले सी के साथ मिलते हैं, मिलने के बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट माध्यमिक यौगिक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद के बनने से पूर्व की जो किसी भी पदार्थ की स्थिति होती है उसको हम लोग माध्यमिक यौगिक बोलते हैं। माने माध्यमिक यौगिक का मतलब होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा उसके पहले की जो स्थिति होती है उसको हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फर्दर दूसरे अभिकारक के अणु के साथ संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने के साथ ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और उत्प्रेरक भी जो है रासायनिक अभिक्रिया से वो बाहर हो जाता है, मतलब उत्पाद के साथ ये भी बाहर निकल जाता है। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया और ये कैटलिस्ट हो गया। मतलब हम लोग क्या सीखेंगे, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत ये कहता है कि उत्प्रेरक जो है सबसे पहले अभिकारक के किसी एक अणु के साथ मिलकर के पहले माध्यमिक यौगिक बनाते हैं और यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक के अणु के साथ मिलकर के अंतिम उत्पाद बनाते हैं और उत्प्रेरक इस उत्पाद के साथ ही जो है बाहर निकल जाते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट की जो भौतिक गुणधर्म है उसमें थोड़ा सा भिन्नता हो जाती है। मतलब जैसे पहले अभिकारक थे थोड़ा सा उनमें जो है सडन चेंजिंग होता है। मतलब जो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट जैसे हम लोग जो यूज किए, उस उत्प्रेरक का जो भौतिक गुण है वो पहले मान लीजिए कुछ था। हम उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं, उत्प्रेरक की जो पहले गुणधर्म था हो सकता है पहले कुछ था, लेकिन जब उत्पाद बनता है और उत्पाद के साथ जब उत्प्रेरक बाहर निकलते हैं तो उनके गुणधर्मों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। आया समझ में? तो इस तरह से जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और यही जो है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत जो है कहते हैं।
इसके बाद हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कैटलिस्ट की एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, माने उत्प्रेरक की सक्रियता और चयनात्मकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। तो सक्रियता में हम लोग क्या कहेंगे? सक्रियता का मतलब होता है कि सक्रिय गुण, मतलब उत्प्रेरक जो है इन अभिकारक के अणुओं को अपनी पृष्ठ पर जो है अधिशोषित करते हैं। अधिशोषित का मतलब जकड़ लेते हैं। ये उनका जो है स्पेशल गुण है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक की सक्रियता का गुण। मतलब उत्प्रेरक की सक्रियता के गुण में उत्प्रेरक इन अभिकारक के अणुओं को अपनी पृष्ठ पर तेजी से, अच्छे ढंग से जो है अधिशोषित कर लेते हैं, कह सकते हैं कि पकड़ लेते हैं। ये उनकी जो है सक्रियता कहलाती है। और चयनात्मकता का मतलब होता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रत्येक रिएक्शन में एक ही कैटलिस्ट जो है यूज किए जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण की बात करें, फार्मिक एसिड यहाँ भी है और फार्मिक एसिड यहाँ भी है। इस केस में कॉपर जो है कैटलिस्ट है और इस केस में एल्यूमिना कैटलिस्ट है। कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और एल्यूमिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वाटर रिप्लेस हुआ है। मतलब ये जो है कैटलिस्ट का स्पेशल गुण होता है। मतलब कैटलिस्ट के इस स्पेशल गुण को ही हम लोग बोलते हैं चयनात्मकता। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी जो है मात्रा हम लोग बहुत अल्प लेते हैं, और वह अल्प मात्रा, ऐसा नहीं कि प्रत्येक अभिक्रियाओं में जो है वही उत्प्रेरक यूज होते हैं। जैसे जैसे हम लोग उत्प्रेरक जो है अलग अलग करेंगे, उत्पाद भी उसके रिस्पेक्ट में अलग होंगे। यह जो है कैटलिस्ट का जो गुण होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिविटी। मतलब ये जो गुण है उसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी में हर रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट जो है अलग अलग होते हैं और उनकी अल्प मात्रा ही जो है उस रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। मतलब उनकी थोड़ी सी ही मात्रा जो है उस अभिक्रिया को संपन्न करा देती है। और प्रत्येक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक यूज होते हैं वो अलग अलग यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कैटलिस्ट सभी रिएक्शंस में जो है यूज किए जाए, जैसा कि उदाहरण ये बता रहा है। यह गुण उनकी सेलेक्टिविटी की प्रॉपर्टी कहलाती है।